नमस्कार जोहार, मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की हर खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुँचती रहे। छात्रों के हक की लड़ाई में उतरा जेएलकेएम। गिरिडीह से शुरू हुई छात्र अधिकार पदयात्रा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम ने राज्य के छात्रों और युवाओं के अधिकारों की रक्षा तथा उनकी लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मंगलवार को छात्र अधिकार पदयात्रा की शुरुआत की। यह पदयात्रा डुमरी के चिरैया मोड़ गिरिडीह से निकाली गई, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और छात्र मौजूद थे। विधायक जयराम महतो ने पदयात्रा को डुमरी से रवाना किया। पदयात्रा डुमरी से बगोदर, विष्णुगढ़, हजारीबाग, रामगढ़ होते हुए रांची पहुंचेगी और 9 दिसंबर को विधानसभा धरना स्थल में विशाल जनसभा के साथ संपन्न होगी। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम में राज्य भर से छात्र युवा शामिल होंगे। इस पदयात्रा के माध्यम से खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति को अविलंब लागू करने, छात्रों को लंबित छात्रवृत्ति का तुरंत भुगतान सुनिश्चित कराने, जेपीएससी, जेएसएससी और जेटेट की लंबित परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र जारी करने, सरकार द्वारा हर वर्ष नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी करने और उसका पालन सुनिश्चित करने तथा राज्य के सभी सरकारी रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग उठाई गई है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा है कि राज्य के छात्र और युवा लंबे समय से उपेक्षा का सामना कर रहे हैं, इसलिए यह संघर्ष जरूरत पड़ने पर और तेज किया जाएगा। धनबाद में गैस रिसाव, 2 महिला की मौत, विरोध प्रदर्शन, 1 दर्जन बच्चे महिलाएं बीमार। आक्रोशितों ने किया धनबाद रांची मेन रोड जाम। धनबाद के केंदुआडी थाना क्षेत्र स्थित चिल्ड्रन पार्क के निकट अग्नि व भू धसान प्रभावित राजपूत बस्ती में जहरीले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का 2 दिनों से रिसाव जारी है। इसी बीच क्षेत्र में रह रही 2 महिलाओं की मौत हो गई। आशंका है कि जहरीले गैस की वजह से उनकी जान गई है। बुधवार देर शाम प्रियंका देवी की मौत हुई थी, वहीं गुरुवार को ललिता देवी ने भी दम तोड़ दिया। इस क्षेत्र में 1 दर्जन बच्चे महिलाएं बीमार हैं। लगातार हो रही इन मौतों ने स्थानीय लोगों के गुस्से को उबाल पर ला दिया है। हालांकि दोनों महिलाओं की मौत किस कारण से हुई है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। बंद पड़ी भूमिगत केंदुआडी कोलियरी के 13 और 14 नंबर सिम से पिछले 2 दिनों से गैस रिसाव हो रहा है। गैस का असर केंदुआडी के राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला, ऑफिसर कॉलोनी सहित करीब 10,000 की आबादी वाले इलाके में देखा जा रहा है। लगातार फैल रही दुर्गंध और गैस रिसाव ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। जहरीली गैस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। गैस के प्रभाव से 2 महिलाओं की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव और भय का माहौल है। विधानसभा सत्र से पहले जेएमएम की बैठक, सीएम हेमंत सोरेन कर रहे हैं अध्यक्षता। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर अहम बैठक कर रही है। बैठक शाम 4:30 बजे से एटीआई भवन में हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 नवंबर को दिल्ली गए थे और बुधवार को रांची लौट आए। उनकी वापसी के साथ ही सत्ता पक्ष ने शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति तैयार करने की प्रक्रियाओं को तेज कर दिया है। गौरतलब है कि 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है और इसे देखते हुए सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों ही अपने अपने मुद्दों और रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। सरकार का प्रयास रहेगा कि जनहित के अधिकतम विषयों पर सार्थक चर्चा हो और सदन में अनावश्यक हंगामे से बचा जा सके। कैमरून में फंसे झारखंड के 5 मजदूर सुरक्षित लौटे, गांव में हुआ भावुक स्वागत। झारखंड सरकार और विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद कैमरून में फंसे झारखंड के 5 मजदूर गुरुवार सुबह सुरक्षित भारत लौट आए। सभी मजदूर मुंबई हावड़ा मेल से पारसनाथ स्टेशन पहुंचे, जहां से वे अपने अपने घर गए। गांव पहुंचते ही परिजनों और ग्रामीणों ने उनका भावुक स्वागत किया। कई दिनों से चिंता में डूबे परिवार अब राहत की सांस ले रहे हैं। वापस लौटे मजदूरों ने झारखंड और केंद्र सरकार के साथ साथ मीडिया और प्रवासी श्रमिकों की मदद करने वाले समाज सेवी सिकंदर अली के प्रति आभार व्यक्त किया। बताया गया कि गिरिडीह और हजारीबाग जिले के ये 5 मजदूर रोजगार के लिए अफ्रीकी देश कैमरून गए थे। वहां कंपनी ने 4 महीनों से उनकी मजदूरी नहीं दी थी, जिसके कारण उन्हें खाने पीने तक में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। परेशान होकर मजदूरों ने समाज सेवी सिकंदर अली के माध्यम से सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर वतन वापसी की गुहार लगाई थी। वीडियो वायरल होने के बाद सरकार सक्रिय हुई और मजदूरों के बकाया वेतन के साथ उनकी सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित कराई।
जमशेदपुर में युवक की हत्या कर शव स्वर्ण रेखा नदी में फेंका। जमशेदपुर शहर में 24 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। ओलीडी थाना क्षेत्र के शंको साई रोड नंबर N स्थित श्याम नगर निवासी प्रदीप साव का शव गुरुवार की सुबह स्वर्ण रेखा नदी से बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार प्रदीप साव, जो पेशे से प्लम्बर था, 30 नवंबर की रात से ही लापता था। उसके भाई दीपक साव द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। गुरुवार को पुलिस और NDRF की टीम ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया और प्रदीप के शव को नदी से बाहर निकाला। पुलिस की प्रारंभिक जांच में प्रदीप के 3 साथियों पर हत्या का आरोप है। 30 नवंबर की रात इन तीनों युवकों ने किसी धारदार हथियार से प्रदीप की हत्या कर दी और सबूत मिटाने की नीयत से उसके शव को स्वर्ण रेखा नदी में फेंक दिया। ओलीडी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। शव की बरामदगी भी हिरासत में लिए गए संदिग्धों की निशानदेही पर हुई है। हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि स्थानीय युवक कुंदन पोलियो, रवि बाला और बाबू उर्फ लूडो ने प्रदीप के साथ मारपीट की थी। परिवार को आशंका है कि ये तीनों प्रदीप को श्यामनगर के पास नदी किनारे ले गए, जहां उसकी बेरहमी से पिटाई की और फिर हत्या कर शव नदी में फेंक दिया। प्रदीप का मोबाइल फोन भी उसी रात से स्विच ऑफ मिल रहा था। झारखंड में बर्फीली हवाओं से बढ़ेगी ठिठुरन। 5 और 6 को शीतलहर का येलो अलर्ट। 6 जिलों का तापमान 11 डिग्री से कम। झारखंड में हिमालय के क्षेत्र से आने वाली बर्फीली हवाओं से ठिठुरन बढ़ने की संभावना बन गई है। मौसम में लगातार उतार चढ़ाव के बाद अब ठंड बढ़ने के संकेत मिले हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य के 6 जिलों का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया। इधर मौसम विभाग ने 5 और 6 दिसंबर को शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दिन पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा जिलों में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। 2 दिसंबर को सुबह की शुरुआत हल्की धुंध के साथ हुई, लेकिन दोपहर तक आसमान लगभग साफ हो गया। अगले दिन बुधवार को सुबह से मौसम साफ रहा और लोगों ने अच्छी खासी ठंड महसूस की। आने वाले दिनों में रांची का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। ऐसे में एक बार फिर सर्दी सताएगी। वहीं तापमान में लगातार गिरावट के साथ मौसमी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। अस्पतालों की OPD में मरीजों की संख्या बीते एक सप्ताह में 30 से 35% तक बढ़ी है। गले में खराश, कफ, सर्दी, जुकाम और खांसी आम शिकायत बन गई है। रिम्स OPD में पहुंचने वाले हर 4 में से 1 मरीज इन मौसमी बीमारियों से पीड़ित मिल रहे हैं। पान मसाला न्यू रूल, अब हर पैक पर MRP जरूरी। सरकार ने नियम लागू किया। 1 फरवरी 2026 से देश भर में पान मसाला पैकिंग को लेकर नया नियम लागू होने जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब हर पान मसाला पैक पर MRP यानी रिटेल सेल प्राइस का उल्लेख अनिवार्य होगा। यह नियम पैक के वजन या आकार से जुड़ा नहीं होगा, यानी बड़े पैक हों या 10 ग्राम से छोटे सैशे, सभी पर यह कानून लागू होगा। अब तक 10 ग्राम या उससे छोटे पाउच को कुछ घोषित जानकारी लिखने से छूट मिली हुई थी। इस लूपहोल के कारण कई कंपनियां एक ही उत्पाद को अलग अलग कीमत पर बेचती थी या MRP का उल्लेख नहीं करती थी। सरकार का मानना है कि नया प्रावधान उपभोक्ताओं को ठगे जाने से बचाएगा और कीमतों में पारदर्शिता लाएगा। उपभोक्ता मामले के विभाग ने इस नियम की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद निर्माता कंपनियों को अपनी पैकिंग और लेबलिंग प्रणाली में बदलाव करना होगा। सरकार ने कहा कि यह कदम टैक्सेशन प्रणाली को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। अब सभी पान मसाला उत्पादों पर MRP आधारित GST वसूली लागू करना आसान होगा, क्योंकि मूल्य निर्धारण स्पष्ट और एक समान रहेगा। कोडरमा में विस्फोटक से बच्चा गंभीर रूप से घायल। जानवर पकड़ने के लिए जमीन में छिपाकर रखे थे एक्सप्लोसिव। कोडरमा थाना क्षेत्र के सलैया गांव में बुधवार रात एक बच्चा विस्फोटक की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बच्चे की पहचान 14 वर्षीय त्रिलोकी उर्फ लवकुश दास पिता बिरजू दास के रूप में हुई है। बच्चे के पिता बिरजू दास ने बताया कि त्रिलोकी बुधवार को परिवार के साथ जानवर चराने गांव से सटे खेतों की ओर गया था। जानवर चराने के बाद जब वह घर लौट रहा था, तभी खेतों में रखे एक विस्फोटक पर उसका पैर पड़ गया। पैर पड़ते ही विस्फोटक फट गया, जिससे बच्चा दूर जा गिरा और उसके पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। धमाके की आवाज सुनकर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चे को तुरंत स्वास्थ्य उपचार केंद्र ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बिरजू दास के अनुसार सलैया गांव से सटे जंगल में घूमने वाले जानवरों को मारने के लिए कुछ लोग मिट्टी खोदकर जमीन के नीचे कपड़े में बांधकर विस्फोटक रखते हैं। उनका बच्चा इसी की चपेट में आ गया। यह पहली घटना नहीं है। कुछ महीने पहले भी ऐसी एक घटना हुई थी, जब एक गाय ने मिट्टी में छिपे विस्फोटक को मुंह में ले लिया था। वह विस्फोटक गाय के मुंह में ही फट गया था।
जिससे गाय बुरी तरह घायल हो गई थी। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है। कोडरमा थाना प्रभारी विकास पासवान घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए और यह पता लगा रहे हैं कि उक्त स्थल पर किसके द्वारा विस्फोटक रखा जा रहा था। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक, हाईकोर्ट के फैसले के बाद रांची में जश्न, अभ्यर्थियों ने कहा करियर की नई शुरुआत हुई। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा सीजीएल के कथित पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर देने के बाद राज्य भर के अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। फैसले के कुछ ही घंटों के भीतर रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर अभ्यर्थी जमा हो गए और जमकर जश्न मनाया। कई अभ्यर्थियों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और ढोल नगाड़ों की थाप पर खुशी जाहिर की। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से रिजल्ट जारी होने का इंतजार था, जिससे उनकी तैयारी और रोजगार दोनों प्रभावित हो रहे थे। हाईकोर्ट द्वारा रिजल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए जाने के बाद अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली। कई अभ्यर्थियों ने इसे करियर की नई शुरुआत बताते हुए सरकार और आयोग से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। जिन अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर की गई थी, उन्होंने सुनवाई के दौरान दावा किया था कि 22 सितंबर 2024 को आयोजित परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक हुआ था। कोर्ट में पेश दलीलों में व्हाट्सएप चैट, संदिग्धों के बयान, नेपाल कनेक्शन और कथित भुगतान के सबूतों का हवाला दिया गया था। उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता समीर रंजन ने बहस की थी। चौपारण में अवैध देसी शराब पर बड़ी कार्रवाई, 4000 किलो महुआ जब्त। हजारीबाग उत्पाद विभाग ने झारखंड बिहार सीमा से लगे चौपारण थाना क्षेत्र में अवैध देसी शराब निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया। कई दिनों से विभाग को यह सूचना मिल रही थी कि वृंदहा और डोमा पहाड़ी इलाके में बड़े पैमाने पर देसी शराब तैयार कर इसे झारखंड और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भेजा जा रहा है। गुप्त सूचना की पुष्टि होते ही उत्पाद विभाग की टीम सक्रिय हो गई और देर रात विशेष छापेमारी अभियान को अंजाम दिया। अभियान का नेतृत्व उत्पाद अवर निरीक्षक सुमितेश कुमार ने किया। मौके पर पहुंचकर टीम ने पाया कि जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध कच्ची भट्टियां लगाकर शराब तैयार की जा रही थी। अधिकारियों के अनुसार नष्ट की गई सामग्री और शराब का कुल मूल्य लगभग 2,50,000 रुपए आंका गया है। अवर निरीक्षक सुमितेश कुमार ने बताया कि यह इलाका लंबे समय से शराब तस्करों का छिपा हुआ अड्डा बना हुआ था। स्थानीय नेटवर्क के सक्रिय होने से शराब सीमावर्ती गांव, हाईवे और पास के जिलों तक पहुंच रही थी। उन्होंने कहा कि टीम ने कई अहम सुराग जुटाए हैं और इस अवैध सिंडिकेट से जुड़े लोगों की पहचान की जा रही है। दंपति हत्याकांड का खुलासा, बिजनेस कंपटीशन में हुआ था मर्डर। पति पत्नी की दुकान के सामने थी आरोपी की शॉप, ग्राहक के लिए होता था विवाद। बोकारो स्थित हरला थाना क्षेत्र में हुई बुजुर्ग दंपति हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने जोशी कॉलोनी गेट नंबर 3 में 1 दिसंबर को बुजुर्ग दंपति महावीर साव और कौशल्या देवी की ईंट से वार कर और चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल ओम प्रकाश कुमार उर्फ लुआ और उसके सहयोगी रामचंद्र कुमार उर्फ बिद को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी हरविंदर सिंह ने गुरुवार को बताया कि आरोपियों से पूछताछ में हत्या के पीछे की वजह व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और आपसी मनमुटाव सामने आया। एसपी ने बताया कि बुजुर्ग दंपति चाय पकौड़ी की दुकान चलाते थे। ठीक सामने ओम प्रकाश भी चाय नाश्ते की दुकान लगाता था। दोनों दुकानदारों के बीच ग्राहकों को लेकर विवाद होता रहता था और कभी कभी कहासुनी भी हो जाती थी, जिससे ओम प्रकाश दंपति से रंजिश रखता था। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि बिजनेस कंपटीशन और आपसी मनमुटाव के कारण ओम प्रकाश दंपति को पसंद नहीं करता था। घटना की रात आरोपी ओम प्रकाश और उसका साथी रामचंद्र शराब के नशे में थे। नशे की हालत में दोनों ने मिलकर दंपति पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। दोनों आरोपी जोशी कॉलोनी के ही निवासी हैं। नक्सल गतिविधियों पर हाई अलर्ट, 8 दिसंबर तक सुरक्षा सख्त। झारखंड में 2 दिसंबर की रात से ही भाकपा माओवादी नक्सलियों का PLGA सप्ताह शुरू हो चुकी है और आगामी 8 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ने की आशंका के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय के अभियान विभाग और स्पेशल ब्रांच ने विस्तृत सुरक्षा रिपोर्ट तैयार कर प्रभावित जिलों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के अनुसार नक्सली इस अवधि में निर्माणाधीन और नए पुलिस कैंप, पोस्ट और पिकेट को निशाना बना सकते हैं। उनके अपने प्रभाव क्षेत्र में छोटा या बड़ा हमला, स्नाइपर अटैक या विध्वंसक कार्रवाई की संभावना जताई गई है। इसके अलावा नक्सली इस समय नए प्रभाव क्षेत्र बनाने, नए कैडर्स की भर्ती और मौजूदा सदस्यों को प्रशिक्षण देने की कोशिश कर सकते हैं। पुलिस को आशंका है कि नक्सली पहले छोटी घटनाओं को अंजाम देकर सुरक्षा बलों को मौके पर बुलाते हैं और बाद में बड़े हमले की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसी रणनीति से बचने के लिए सुरक्षा टीमों को सतर्क रहने का आदेश दिया गया है।
रांची के जगन्नाथपुर तालाब में मिला एक अज्ञात शव। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई जब जगन्नाथपुर तालाब में एक शव तैरता हुआ देखा गया। स्थानीय लोगों ने शव दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही धुरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। मृतक की पहचान की कोशिश की जा रही है। प्रारंभिक जांच में मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। 17वीं झारखंड यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का नेशनल के लिए होगा चयन। झारखंड यूथ वॉलीबॉल टीम के चयन को लेकर पूरे राज्य भर के वॉलीबॉल खिलाड़ी तैयारी में जुटे हुए हैं। इस चैंपियनशिप में जो बेहतर खेलेंगे उसका चयन नेशनल के लिए झारखंड यूथ वॉलीबॉल टीम में होगा। हजारीबाग के लिए बेहद गर्व की बात है कि 17वीं झारखंड यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। आयोजन 27 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक सेंट स्टेफन स्कूल के वॉलीबॉल मैदान में किया जाएगा। प्रतियोगिता में पूरे झारखंड राज्य के सभी जिलों से लगभग 500 महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग लेंगे। सफल संचालन के लिए कई राष्ट्रीय स्तर के रेफरी भी आ रहे हैं। खिलाड़ियों के रहने और उनकी सुरक्षा की विशेष तैयारी की जा रही है। संघ के अध्यक्ष अभिमन्यु प्रसाद ने बताया कि यह प्रतियोगिता बेहद खास है क्योंकि इन्हीं खिलाड़ियों में से राज्य स्तरीय टीम का गठन होगा जो नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता को लेकर सारी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रतियोगिता की खास बात यह है कि 21 वर्ष के अंदर के 240 बालिकाएं और 260 लड़के हिस्सा लेंगे। कुल 3 कोर्ट तैयार किया गया है। सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक प्रतियोगिता होगी। प्रत्येक दिन 4 से 5 मैच होगा और सभी नॉकआउट। 10वीं पास उम्मीदवार 25,487 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। सरकारी नौकरी की वैकेंसी। 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बेहतर मौका आया है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी और राइफलमैन जीडी के कुल 25,487 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए तहत बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और एसएसएफ में कांस्टेबल जीडी तथा असम राइफल्स में राइफलमैन की नियुक्ति होगी। आयोग ने बताया कि इस भर्ती अभियान के तहत 2020 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया, योग्यता, चयन मानदंड और परीक्षा पैटर्न की विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। वेंटिलेटर तोड़कर चोरी करने वाला एक चोर गिरफ्तार। चोरी की जेवरात भी बरामद। पलामू जिला के छतरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वेंटिलेटर तोड़कर घर में की गई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। मामले की शुरुआत तब हुई जब 2 दिसंबर 2025 को चित्तरंजन विश्वकर्मा ने थाने में लिखित आवेदन देकर बताया कि अज्ञात चोरों ने उनके घर से सोने चांदी के आभूषण और नगद राशि पर हाथ साफ कर दिया। आवेदन के आधार पर छतरपुर थाना पुलिस ने कांड संख्या 243-25 दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के क्रम में पुलिस ने चोरी किए गए सामान के साथ राहुल कुमार ग्राम पुनर्वास मसीहानी को धर दबोचा। पूछताछ में उसने अपने 4 अन्य साथियों के नाम बताए जिन्हें पुलिस ने विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सभी ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वे दिन में बंद घरों की रेकी करते थे और रात में योजनाबद्ध तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। चोरी किए गए आभूषणों को बेचने का काम राहुल कुमार ही करता था और प्राप्त हुई रकम 5 के बीच बांटी जाती थी। पुलिस ने राहुल और उसके साथियों के पास से सोने का मंगलसूत्र, झुमका, मांग टीका, लॉकेट, चांदी के पायल, बिछिया, अंगूठी, सिक्के, कंगन समेत कई आभूषण बरामद किए हैं। एक ट्रिमर भी पुलिस ने जब्त किया है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डिंबोली के समीप सड़क हादसा, 407 ट्रक और बाइक की टक्कर में एक गंभीर। रेफर। मनोहरपुर छोटा नागरा मुख्य मार्ग पर डिंबोली गांव के समीप गुरुवार सुबह बाइक और सब्जी से लदे ट्रक 407 के बीच हुई भीषण टक्कर में बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल बाइक सवार की पहचान डिंबोली नवाडी निवासी 33 वर्षीय बल्लू गोप पिता गोविंद गोप के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बल्लू गोप बाइक से डिंबोली से मनोहरपुर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान मनोहरपुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रही सब्जी से लदे ट्रक 407 ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। वहीं मौके पर ट्रक टक्कर मारकर फरार हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवक को मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए युवक को रेफर कर दिया। वहीं मनोहरपुर पुलिस घटना को लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है।
झारखंड में दिव्यांगता प्रमाण पत्र से खत्म होगा प्रतिशत यूडीआईडी कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया और समय सीमा। झारखंड सरकार ने दिव्यांगजनों के अधिकारों को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कहा है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र से प्रतिशत आधारित श्रेणी पूरी तरह खत्म कर दी जाएंगी। इसके साथ ही झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां 10%, 20% या 50% सभी दिव्यांग एक ही श्रेणी में माने जाएंगे और सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। इसके बारे में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की, जिसके बाद हर कोई जानना चाहता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या है और इसे बनने में कितना समय लगता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया अब और अधिक सुव्यवस्थित और सुलभ हो गई है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार आवेदक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। जमशेदपुर में खुला झारखंड का पहला सिकल सेल एनीमिया लैब, मंत्री इरफान अंसारी ने किया उद्घाटन। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जमशेदपुर दौरे पर कई कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान खास महल स्थित सदर अस्पताल परिसर में बने राज्य का पहला सिकल सेल एनीमिया लैब का उद्घाटन किया। मौके पर पोटका विधायक संजीव सरदार, जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू, जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी, टाटा स्टील के वीपीसीएस के अलावा जिला चिकित्सा पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया पीड़ितों की संख्या ज्यादा है। झारखंड में सिकल सेल एनीमिया जांच के लिए लैब की जरूरत तो पूरी हुई है, लेकिन यहां थैलेसीमिया जांच के लिए बेहतर व्यवस्था भी जरूरी है, जिससे मरीजों को दूसरे जगह जाकर आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। वहीं विधायक संजीव सरदार ने कहा कि ग्रामीणों को सही और सुरक्षित चिकित्सा लाभ हो, सरकार इस दिशा में काम कर रही है। इस नए लैब का उद्घाटन होना पोटका विधानसभा के लिए गर्व की बात है। जबकि टाटा स्टील के वीपीसीएस सुंदर रामम ने कहा है कि टाटा स्टील फाउंडेशन इस तरह की योजना के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करती है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में अब एमबीबीएस की सीट बढ़ाकर 250 कर दी गई है। इससे राज्य में डॉक्टर्स की तादाद भी बढ़ेगी। हमारा प्रयास है कि चिकित्सा के क्षेत्र में हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर को इलाज का हब बनाएंगे। यहाँ 500 बेड वाला एक और अस्पताल तैयार किया जाएगा। झारखंड पुलिस ने 30 दिनों में 6,115 मामले निपटाए, फिर भी 48,000 से अधिक केस लंबित। झारखंड पुलिस ने पिछले एक महीने में 6,115 पुराने आपराधिक मामलों का निपटारा किया है। इस कार्रवाई में हजारीबाग जिला 939 मामले सबसे आगे रहा। इसके बाद रांची 689 और धनबाद 709 का स्थान रहा। हालांकि झारखंड पुलिस की यह उपलब्धि राज्य के पुलिस थानों में लंबित पड़े 48,287 मामलों की संख्या के सामने कम पड़ जाती है। ये लंबित मामले हत्या, डकैती और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों से लेकर सामान्य चोरी और मारपीट तक के हैं, जो राज्य में पुलिस पर बढ़ते कार्यभार और न्याय में देरी की चुनौती को उजागर करते हैं। सरकारी स्कूल टीचर सीबीएसई सीटेट फरवरी में एग्जाम नोटिफिकेशन। सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह परीक्षा केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस और केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित अन्य स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए आवश्यक है। सीबीएसई की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह परीक्षा आने वाले 8 फरवरी 2026 को देश भर के 132 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जो उम्मीदवार पहली से 8वीं तक पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें दोनों पेपर देने होंगे। सीटेट में आवेदन की न्यूनतम योग्यता एनसीटीई द्वारा तय मानदंडों के अनुसार होगी। प्राथमिक और जूनियर दोनों स्तरों के लिए बीएड योग्यता फिर से मान्य कर दी गई है। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले ncte.gov.in पर योग्यता जांच ले। सीटेट 2026 उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण मौका है जो शिक्षक क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। विधानसभा सत्र में 90% प्रश्न अनुत्तरित, विभागों की उदासीनता पर बिफरे बाबूलाल मरांडी। विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार और उसके विभागों की जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सत्र के दौरान शून्यकाल में सदन को भेजी गई कुल 440 सूचनाओं में से 321 का विभागों ने कोई जवाब ही नहीं दिया है। यही नहीं, सदन में 390 आश्वासन दिए गए, लेकिन एक का भी अनुपालन रिपोर्ट अब तक नहीं आई। इस तरह लगभग 90% सवालों और सूचनाओं को विभागों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। मरांडी के अनुसार विधायक अपने क्षेत्र की योजनाओं की स्थिति, विकास कार्यों की प्रगति और सरकारी प्रक्रियाओं की स्पष्टता के लिए सदन के माध्यम से जानकारी मांगते हैं।
लेकिन राज्य सरकार और उसके विभाग विधानसभा को गंभीरता से लेते दिखाई नहीं देते। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार और उसका तंत्र खुद को विधानसभा से ऊपर समझने लगा है? क्या विभाग जानबूझकर जवाब देने से बच रहे हैं ताकि सरकारी नाकामियां उजागर ना हो? उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से इस मामले में संज्ञान लेने और विधायकों की संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रेमिका से मिलने देवरिया से आया था प्रेमी, युवती के घरवालों ने लोहे की रॉड से पीटा, एक गिरफ्तार। जिला गोड्डा में स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघाड़ी गांव की अपनी प्रेमिका से मिलने आए उत्तर प्रदेश के देवरिया से प्रेमी को युवती के घर वालों सहित अन्य लोगों द्वारा जमकर मारपीट की गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना बीते सोमवार की बताई जाती है। सूचना पर प्रेमी 22 वर्षीय सद्दाम खान के स्वजन मेहरमा थाना पहुंचे। सद्दाम के भाई द्वारा युवती के स्वजन सहित कुल 7 के ऊपर मारपीट करने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी 21 वर्षीय मिनसर अंसारी को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थाना प्रभारी सौरभ कुमार ठाकुर ने बताया कि शेष 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। देवघर के 3 गांव में नल जल योजना पर 3 करोड़ खर्च पर 627 घरों को अब भी नहीं मिल रहा पानी। देवघर जिले के घगरजोरी, कल्हाजोर और रजदाहा तीनों गांव में नल जल योजना में 3 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च होने के बावजूद 279 परिवार आज भी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि इन गाँव के 6 विद्यालयों और 5 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों तक को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जल जीवन मिशन के ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार जिले के लक्षित 1904 परिवारों में से 1277 घरों में नल जल कनेक्शन दिए जाने का दावा किया गया है, लेकिन जनसुनवाई में जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट सामने आई। 29 नवंबर को घगरजोरी पंचायत में आयोजित जनसुनवाई में मनरेगा एवं खाद्य सुरक्षा योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट विशेषज्ञ जेम्स हेरेंज की टीम ने बताया कि तीनों गांव के 16 टोलों में घर घर जाकर किए गए सर्वे में पेयजल योजनाओं की गंभीर खामियां सामने आई। भुक्तभोगी परिवारों ने अधिकारियों के समक्ष अपने बयान दर्ज कराते हुए अनियमितताओं की पुष्टि की। टाटा स्टील में ठेका कर्मियों की मेडिकल जांच अनिवार्य, शुल्क में 7 गुना वृद्धि। टाटा स्टील ने कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब किसी भी ठेका कर्मचारी को बिना मेडिकल जांच के प्लांट में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके लिए कंपनी ने सभी वेंडर्स को निर्देश जारी कर दिए हैं। सुनारी स्थित टीएमएच हेल्थ चेकअप सेंटर में ठेका कर्मियों के लिए अलग से जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह दर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पर ही नहीं बल्कि उन लोगों पर भी लागू होगी जो इसी तरह का पैकेज लेते हैं, जैसे पर्सनल ड्राइवर या सोसाइटी के सदस्य। कंपनी ने स्वास्थ्य जांच शुल्क में भी 7 गुना बढ़ोतरी कर दी है। इसे प्रति कर्मचारी 100 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया गया है। नया नियम और नई फीस 1 दिसंबर से लागू हो चुकी है। शुल्क बढ़ने से वेंडर्स और ठेकेदारों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है, जिसको लेकर वे चिंतित हैं। कंपनी का कहना है कि यह व्यवस्था दुर्घटनाओं को रोकने और कर्मचारियों की सेहत सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है। कंपनी ने इस संबंध में ईमेल के जरिए सभी वेंडर्स को जानकारी भी भेज दी है। सृष्टि चाईबासा ने मनाया 13वां स्थापना दिवस, जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। शहर की प्रमुख नाट्य एवं सामाजिक संस्था सृष्टि चाईबासा ने अपने 13वें स्थापना दिवस पर हर वर्ष की तरह इस बार भी सामाजिक दायित्व निभाते हुए जरूरतमंदों के बीच गर्म कपड़ों व कंबलों का वितरण किया। कड़कड़ाती ठंड में सड़क किनारे रहने वाले गरीब व असहाय लोगों की मदद के उद्देश्य से यह कार्यक्रम बुधवार देर रात आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे रेलवे स्टेशन, गुरुद्वारा रोड, तेल मिल के पास, गाड़ी खाना, बस स्टैंड, सदर बाजार आदि स्थानों में जाकर सड़क किनारे सो रहे लोगों को कंबल दिए। कंबल वितरण के दौरान संस्था के संस्थापक एवं अध्यक्ष प्रकाश कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष सह कार्यालय सचिव बसंत करवा सहित संस्था के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।